हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीएससी विद विनीता में। आज हम लोग समसामयिकी घटना चक्र का जो समान अध्ययन का पूर्वालोकन जो है उसमें हम लोग आज समान विज्ञान करने जा रहे हैं। और उसमें समान विज्ञान में एक टॉपिक है जो विविध के रूप में जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछने की संभावना इसी से होती है, इसलिए आज हम लोग विविध के 195 क्वेश्चन है इसमें, उसे हम लोग देखेंगे। और इसे आप मतलब दो तीन बार रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में कोई भी तरह का परेशानी ना हो। तो हम लोग आज शुरू करते हैं समान विज्ञान। उसका टॉपिक है आज विविध। उसके पहले हम लोग कुछ संक्षिप्त में नोट्स दिए गए हैं, उसे हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। जीव विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जहां एक ओर यह फसलों तथा पशुओं में होने वाली बीमारियों व उनके उपचार माध्यमों का ज्ञान करा के हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है, वहीं दूसरी ओर उत्कृष्ट पादपों, औषधियों, सूक्ष्म जीवों एवं चिकित्सा उपकरण का ज्ञान व उसकी उपयोगिता की जानकारी उपलब्ध करा के मानव को रहन सहन का उच्च स्तर प्रदान करता है। जीव विज्ञान संबंधी अनुसंधान एवं आविष्कार स्वास्थ्य व दैनिक जीवन के अनेक समस्याओं के समाधान में भी सहायक होता है। उसी प्रकार जार्विक सेवन एक कृत्रिम उपग्रह है, एक कृत्रिम हृदय है जिसका आविष्कार रॉबर्ट जार्विक ने किया था। यह कृत्रिम हृदय पहली बार बार्ने क्लार्क नामक रोगी में वर्ष 1982 में प्रतिस्थापित किया गया था। जोनास सॉल्क एक अमेरिकी चिकित्सा शोधकर्ता व विषाणु शास्त्री थे। इन्हें पोलियो के पहले सुरक्षित व प्रभावी टीके के विकास के लिए जाना जाता है। इसके पश्चात वर्ष 1960 में अल्बर्ट सॉबिन ने मौखिक पोलियो वैक्सीन ओरल पोलियो वैक्सीन विकसित की, जो इस बीमारी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद रॉबर्ट जी वेबस्टर न्यूजीलैंड के वैज्ञानिक हैं, जो उन्होंने वर्ष 1957 में जंतुओं तथा मनुष्यों में होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए एक ही प्रकार के वायरस के लिए उत्तरदायी होने की बात की। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के वायरस H5N1 की पहचान की, उसे अलग किया तथा इसके टीके के विकास के लिए कई अनुसंधान कार्य किए। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना द्वारा ब्रिटिश सैनिकों के विरुद्ध वर्ष 1917 में मस्टर्ड गैस का उपयोग किया गया था। मस्टर्ड गैस एक तरह का खतरनाक रासायनिक हथियार है। सरसों के तेल में मिलावट के लिए सामान्यतः अर्जिमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप मनुष्य में ड्रॉप्सी नामक रोग हो जाता है। परिकलित टोमोग्राफी या सीटी स्कैन एक शक्तिशाली अविखंडीय मूल्यांकन तकनीक है। कभी कभी एग्जाम में सीटी स्कैन का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो उसका होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसके द्वारा वस्तुओं के द्विविमीय तथा त्रिविमीय चित्र लिए जाते हैं। इसमें एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है और इससे किसी वस्तु की आंतरिक संरचना, जैसे उसकी विमाएँ डायमेंशन, उसका साइज, उसके आंतरिक विकार तथा उसके घनत्व का चित्र आसानी से लिया जा सकता है। के बाद ईईजी का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है एग्जाम में कभी कभी मिलान करो वाले में। और ईओजी, ईएमजी, ईसीजी, इस सब का आप एक बार फुल फॉर्म देख लीजिएगा। तो ईईजी का इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम होता है। यह एक परीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में उत्पन्न विद्युतीय गतिविधियों से संबंधित समस्याओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। और ईसीजी जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, कार्डियो मतलब ही होता है हृदय, तो कार्डियोग्राफी हृदय की वैद्युत गतिविधियों का भी लेखन प्रक्रिया है। और ईओजी इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफी, ये रेटिना के विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक है। और ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों तथा इसके नियंत्रण करने वाली नसों के स्वास्थ्य परीक्षण की तकनीक है। कुछ प्रमुख चिकित्सा उपकरण दिए गए हैं, इससे संबंधित जो उनका काम है वो दिए गए हैं। चाहिए हम लोग ये पढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप जो होता है वो हृदय की गति अर्थात हृदय स्पंदन की दर मापने में प्रयुक्त होता है।
और पेसमेकर जो होता है वो हृदय गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे समान अवस्था में लाने हेतु प्रयुक्त होता है। और अगला है स्फेग्नोमीनोमीटर, जो कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी से बोलते हैं, सीटी स्कैन जिसे बोलते हैं, रक्त दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी या सीटी स्कैन जो है ये संपूर्ण शरीर में किसी असमानता या विकृति का पता लगाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी जो होता है वो हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। और ईईजी मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाने हेतु किया जाता है। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जांच के लिए प्रयुक्त होता है। और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई, जो कि एक बार यूपीपीसीएस में पूछ भी चुका है ये क्वेश्चन, संपूर्ण शरीर या अंगों में असामान्यता या विकृति का पूर्णतः सही पता लगाने के लिए होता है। ऑडियोग्राम कान से संबंधित है। यह एक ग्राफ है जो व्यक्तियों को सुनने की क्षमता का विस्तृत विवरण देता है। मेमोग्राम वक्ष से संबंधित है। इसमें एक्स किरणों के द्वारा स्तन चित्रण किया जाता है, जिससे विभिन्न रोगों मुख्यतः स्तन कैंसर की जानकारी मिलती है। एंडोस्कोप नामक यंत्र द्वारा मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है। जैसे कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभियंत्रित करने के उपकरण है एक। और क्रेस्कोग्राफ ये पौधों की वृद्धि मापने के लिए एक उपकरण है। इसका विकास 20वीं शताब्दी में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने किया था। टेट्राप्लेजिया से तात्पर्य दोनों हाथों और दोनों पैरों के पक्षाघात से है। इसे क्वाड्रिप्लेजिया भी कहा जाता है। ये चोट या बीमारी के कारण शरीर के निचले हिस्से पैरों सहित में पक्षाघात हो जाना है। पैराप्लेजिया कहलाता है ये। इलेक्ट्रॉन किरण चिकित्सा इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी एक प्रकार की बाह्य रेडियोथेरेपी है, जिसका प्रयोग विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज में किया जाता है। दंत विशेषज्ञ नतोदार शीशे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आकाशीय पिंडों, तारों आदि की फोटोग्राफी करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी में बड़े बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग होता है। कान, नाक एवं गले के आंतरिक भागों की जांच के लिए भी इनका उपयोग होता है। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ होता है। नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दे संबंधी रोग विशेषज्ञ होता है। यूरोलॉजिस्ट नर तथा मादा मूत्र नलिका की समस्याओं का विशेषज्ञ होता है। और आकुलिस्ट ये नेत्र संबंधी रोगों का इलाज करता है। अल्ट्रासाउंड तकनीक अल्ट्रासोनिक्स द्वारा भ्रूणीय वृद्धि को मापा जाता है। लाइनस कार्ल पालिंग का कैंसर तथा विटामिन सी के शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने भौतिकी, रसायन तथा जीव विज्ञान के क्षेत्र में वृहद शोध कार्य किया। इनकी उपलब्धि पर इन्हें वर्ष 1954 तथा वर्ष 1962 में क्रमशः रसायन शास्त्र तथा शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। ये बारूदी सुरंगों पता लगाने में उपयोगी है। मधुमक्खी के एक छत्ते या कॉलोनी में एक रानी मक्खी होती है। कुछ नर मक्खियाँ या ड्रोन्स तथा ढेर सारी श्रमिक मक्खियाँ वर्कर्स होती हैं। इसके छत्ते से हमें शहद तथा मोम वैक्स प्राप्त होते हैं। मधुमक्खियों की औसत गति सामान्यतः 15 से 20 मील प्रति घंटा लगभग 21 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। ध्यातव्य है कि मधुमक्खी के छत्ते की एक विशिष्ट गंध ऑडियोर होती है, जिसके द्वारा कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं। कार्ल वॉन फ्रिस ऑस्ट्रेलिया के जंतु वैज्ञानिक थे। उन्होंने मधुमक्खियों में संचार व्यवस्था कम्युनिकेशन का विस्तृत अध्ययन किया तथा व्याख्या करने में सफलता प्राप्त की, कि जिसके लिए उन्हें वर्ष 1973 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि मधुमक्खियां दो विशेष प्रकार की नर्तक या नाच, गोल तथा द्रुमदोलनी नाच द्वारा छत्ते से भोजन को स्रोत दूरी की सूचना देती है। और गोल नृत्य राउंड डांस का तात्पर्य है कि भोजन का स्रोत छत्ते के नज़दीक लगभग 75 मीटर के दायरे में है। और द्रुमदोलनी नृत्य वैगल डांस का तात्पर्य है कि भोजन का स्रोत छत्ते से अधिक दूरी पर है।
नमी के कारण डिब्बाबंद औषधियाँ मेडिसिन डिब्बा खुलने के बाद नमी को सोख कर टूटने लगती है। इसलिए औषधियों को सुरक्षित रखने के लिए सिलिका जेल को डब्बों में रख देते हैं। यह नमी को अवशोषित कर औषधियों को टूटने से बचाने का कार्य करती है। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के संस्थापक एवं निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के स्मृति में संस्थान की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। मानव शरीर में 2 नेत्र दर्शनेंद्रियों के रूप में होती है, जो नसिका के दोनों तरफ स्थित होती है। नेत्र विज्ञान ऑप्थेल्मोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत नेत्रों की संरचना, कार्यकी तथा रोग एवं उपचार का अध्ययन किया जाता है। नेत्रदान में कनिनिका अर्थात कॉर्निया का प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, जिन्होंने मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन या प्रत्यारोपण किया था। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन अर्थात धड़कन को समंजित करना है। इसकी आवश्यकता उस समय पड़ती है जब हृदय असमान गति से कार्य करने लगता है। SA नोड या सीनो एट्रियल नोड कोशिकाओं का एक समूह है जो हृदय के दाहिने अलिंद राइट एट्रियम में स्थित होता है। यह हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है जो हृदय गति को नियंत्रित करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ का क्षय या समाप्त हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है। निर्जलीकरण की स्थिति में इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्यतः सोडियम क्लोराइड साधारण नमक शरीर से लुप्त हो जाता है। किंग कोबरा एक अंडयुज सर्प है जो कि घोंसले का निर्माण करता है। घोंसले में मादा लगभग 20 से 50 अंडे देती है। ये सर्प अंडों से बच्चे निकालने तक घोंसले की पहरेदारी करते हैं, अर्थात इनमें पैतृक संरक्षण पेरेंटियल केयर की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि कोबरा तथा करैत सर्प के विष मुख्यतः तंत्रिकाविषी होते हैं, जबकि वाइपर के विष रुधिरविषी होते हैं। ध्यातव्य है कि सर्प सरीसृप वर्ग के पृष्ठवंशी या कशेरुकी प्राणी हैं और एस्पिरिन, जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, एक सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में, ज्वर शामक के रूप में, शोथ निरोधी दवा के रूप में भी प्रयोग लाया जाता है। अमेरिकी चिकित्सा एवं जीन विज्ञानी फ्रांसिस कॉलिंस व्याधिग्रस्त जीनों की महत्वपूर्ण खोज एवं मानव जीनोम चित्रण हेतु नेतृत्व के लिए विख्यात रहे हैं। सर्जी ब्रिन रूसी मूल के अमेरिकी उद्यमी हैं जिन्होंने लैरी पेज के साथ मिलकर सर्च इंजन गूगल की स्थापना की। जिम्मी डोनाल्ड वेल्स विकिपीडिया के जनक हैं। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली आदि में स्थित पथरी को तोड़कर मरीज का इलाज किया जाता है। अमेरिका द्वारा वियतनाम युद्ध में 2,4 और 5T और 2,4-D नामक खरपतवार नाशक रसायनों के मिश्रण, जो कि 2,3,7,8 टेट्राक्लोरोडिबेंजोडायोक्सिन से संदूषित था, का एजेंट ऑरेंज नाम से रासायनिक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया था। इस युद्ध में 1961 से 1971 के बीच प्रयुक्त यह रसायन अपने रंग के कारण एजेंट ऑरेंज नाम से जाना गया। वियतनाम में यहाँ के निवासियों तथा युद्धरत अमेरिकी सेना पर भी इसके हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव पड़े। निष्पत्रक के रूप में प्रयुक्त डायोक्सिन एक निर्दिष्ट विवत्स पदार्थ है जो कि अत्यंत ही खतरनाक होता है। इसके प्रभाव से मनुष्यों में कैंसर, गर्भास्राव तथा जन्मजात शरीर वैकल्य हो जाते हैं। अपर्दन चक्र क्या है? एरोजन साइकिल को विलियम मॉरिस डेविस नामक वैज्ञानिकों ने परिवर्तित किया था। मृदा अपर्दन, जिसमें तेज वायु, तेज बहते जल इत्यादि से मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ सतह अपने स्थान से हट जाती है, जो कृषि के लिए अत्यंत हानिकारक है। भारत में उपजाऊ भूमि का काफ़ी भाग मृदा अपर्दन के कारण प्रतिवर्ष बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। तितलियां कई पुष्पीय पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः इनकी संख्या में गिरावट से पौधों के परागण
पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तितलियां खाद्य श्रृंखला में निम्न सदस्य लोअर मेंबर के रूप में कार्य करती हैं। यह बर्रे, मकड़ी, पक्षी, मेढक, सर्प इत्यादि का भोजन है। अतः तितलियों की संख्या में गिरावट से इस खाद्य श्रृंखला पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी जलाशय में पोषक तत्वों का सांद्रण उच्च स्तर तक पहुंच जाता है। विशेषकर फॉस्फेटों एवं नाइट्रेटों की सांद्रता बढ़ जाती है। इनसे जलाशय में शैवालों की वृद्धि उत्प्रेरित होती है। यूट्रोफिकेशन प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरीकों से हो सकता है। जैव ऑक्सीजन मांग, जिसे हम लोग VOD भी कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल प्रदूषण मापने का मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है। अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इसी मांग को जैव ऑक्सीजन मांग या BOD कहते हैं। जहाँ उच्च BOD है वहाँ निम्न घुली ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन DO होगा। BOD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल DO। यूरेनियम लेड विधि द्वारा सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्म में मृत पेड़ पौधे आदि की आयु का अंकन किया जाता है। वृक्ष की आयु इसमें मौजूद वार्षिक वलय या वृद्धि वलयों को गिनकर ज्ञात की जाती है, जो वलय के रूप में पौधों के तनों में पाए जाते हैं। प्रत्येक वार्षिक वलय वृद्धि वलय 1 वर्ष की वृद्धि को संकेत करता है। स्पायरोगायरा क्या है? स्पायरोगायरा एक शैवाल है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है। इसे पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है क्योंकि यह तालाब में अक्सर देखा जाता है। यह बहुत तेज़ी से विकसित होता है, अतः कुछ ही समय में पूरे तालाब में इस तरह फैल जाता है कि तालाब का पानी हरा दिखाई पड़ने लगता है। स्पायरोगायरा मुख्यतः स्थिर या गतिहीन स्वच्छ जल में पाया जाता है, जबकि यूलोथ्रिक्स मुख्यतः मंद गति से बहने वाले स्वच्छ जल में पाया जाता है। गिरगिट एक सरीसृप जंतु है जिसकी आँख की विशेषता होती है कि एक ही समय में एक आँख से आगे की ओर और दूसरी आँख से पीछे की ओर देख सकता है। इसके अलावा यह आवश्यकतानुसार अपने शरीर की त्वचा का रंग भी बदल सकता है। समुद्रीय प्रकृति में बहुत से जीव एवं कीट स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। प्राणियों एवं द्वारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता को जीव दीप्ति बायोलुमिनेसेंस कहते हैं। इन जीवों के शरीर में फोटोफोर नामक अंग में एंजाइमों एवं एक प्रकाश उत्पादक तत्व के माध्यम से जैव रासायनिक अभिक्रिया द्वारा यह प्रकाश उत्पन्न होता है। जीवों द्वारा उत्पन्न यह प्रकाश ऊष्मा रहित होता है। विषाणु अकोशिकीयाती सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर तो ये मृत समान होते हैं। एक विषाणु बिना किसी सजीव माध्यम से पुनरुत्पादन नहीं कर सकता है। संपर्क द्वारा, वायु द्वारा, भोजन एवं जल द्वारा तथा कीटों द्वारा विषाणुओं का संचरण होता है। गैम्बुसिया ताजे पानी की मछली है एक की प्रजाति है। ये मुख्यतः मैक्सिको की खाड़ी के जल विभाजक में पाई जाती है। गैम्बुसिया फिश एक ऐसी मछली है जिसे तालाबों एवं कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मच्छर के अंडे एवं लार्वा के अलावा इनका भोजन पानी में जमने वाली काई, पानी में मरे जीव, हाइड्रिला एवं पौधा आदि है। 3-5 सेंटीमीटर लंबी यह मछली मच्छर के अंडे एवं लार्वा के भक्षण करके लोगों को डेंगू, मलेरिया जैसी घातक बीमारियों से बचाने में मददगार है। जीवाणुओं में पराक्रमण तथा संयुग्मन की खोज क्रमशः लैडरबर्ग एवं जिंडर 1951 तथा लैडरबर्ग एवं टाटम 1946 द्वारा की गई। यौन संलग्न वंशागति की स्थापना मॉर्गन द्वारा ई कोली से DNA पॉलीमरेज का वियोजन कार्नबर्ग
द्वारा तथा संपूर्ण आनुवंशिक कूट जेनेटिक कोड की स्थापना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना द्वारा की गई थी। कुछ महत्वपूर्ण दिवस और दिन दिए गए हैं, इसे आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व कुष्ठ रोग दिवस जनवरी का अंतिम रविवार, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। कुछ विभिन्न कृषि क्रांतियां और उससे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध एवं दूध उत्पाद के लिए, पीत या पीली क्रांति तिलहन उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन के लिए, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, रजत क्रांति अंडा एवं पोल्ट्री उत्पादन के लिए, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन के लिए, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए एवं भूरी या ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। कुछ संस्थान या केंद्र दिए गए हैं और वो कहाँ पे स्थापित है, वो स्थान दिए गए हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र, DNA फिंगरप्रिंटिंग तथा नैदानिकी केंद्र हैदराबाद तेलंगाना, राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान मानेसर गुरुग्राम हरियाणा, जैव संसाधन और अस्थायी विकास संस्थान इम्फाल मणिपुर, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे महाराष्ट्र, जीवन विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक, बीरबल साहनी वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान अकादमी नई दिल्ली, वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु, सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़, केंद्रीय औषधीय एवं सुरभि पादप संस्थान लखनऊ, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता, अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक एवं बाधिर संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो नई दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ और केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र जो है लीमा पेरू में है। हम लोगों ने कुछ संक्षिप्त नोट्स पढ़े, उसके बाद हम लोग अब प्रश्न कोश पे आ गए हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता दृश्य साधन है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है एड्स हेतु जागरूकता फैलाने के लिए। रेड रिबन एक्सप्रेस का उद्देश्य देश भर में घूमकर लोगों को HIV एड्स बीमारी के खतरे और इससे बचाव के तरीकों के बारे में जागरूक करना है, जिसके लिए इसमें एड्स से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संरक्षा संस्थान क्या है? तो ये एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना जो कि बेंगलुरु में शुरू किया गया था, ये संरक्षा संस्थान एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बेंगलुरु से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो HIV एड्स के लिए। भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित पहल आह्वान की शुरुआत वर्ष 2023 में की गई थी। नाको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है
एड्स से। भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के एक प्रभाग के रूप में वर्ष 1992 में स्थापित नाको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन भारत में HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के संचालन से संबद्ध है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? ये 7 टीका निवारणीय रोग के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। 25 दिसंबर 2014 को भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यह कार्यक्रम बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित है। इसके तहत उन सभी बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण शामिल है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं अथवा उनका आंशिक टीकाकरण हुआ है। इस अभियान के तहत मुख्यतः डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, खसरा, पोलियो, टीबी और टिटनेस के टीके शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान संबंधित है बच्चों के टीकाकरण से। अगला क्वेश्चन है, कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं और इसका प्रारंभ वर्ष दिया गया है। तो पहला है अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में। और समन्वित बाल विकास योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। और तीसरा है राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। और ये है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। इस प्रकार इसका सही जवाब हो गया सी। अगला है अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976, समन्वित बाल विकास योजना 1975, राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है। ये नहीं करता है किसका? HIV परीक्षण का। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के कार्यक्षेत्र स्कोप में विस्तार करके इसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप को शामिल किया गया है। NFHS 5 के पुनर्गठन के माध्यम से उसमें स्कूल, पूर्व शिक्षा, मृत्यु का पंजीकरण इत्यादि भी सम्मिलित किया गया है, जबकि HIV परीक्षण घटक को NFHS 5 में स्थान नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए प्रयोग करता है? तो यह है पोस्ता के बीज। सरसों के तेल में सामान्यतः मिलावट के लिए आर्जिमोन तेल का प्रयोग किया जाता है। आर्जिमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है। सरसों के तेल में इस तेल की मिलावट के फलस्वरूप ड्रॉप्सी नामक महामारी फैल सकती है। आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया है क्या? तो आयोडीन पोषणीय गुण से संपन्न पदार्थ है जिसे लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। यह समुद्र जल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि यह कुछ खाद्य पदार्थों तथा भूमि में भी मिलता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघा रोग, जिससे गले में स्थित थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है और कभी कभी यह सूजन गले के बाहर लटकते हुए भी दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाले व्याधि में दिया जाता है? तो यह है आयोडीन। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है क्लोरोफिल, जो कि दिया गया है, इसमें मैग्नीशियम होता है, ये सही है। हीमोग्लोबिन, इसमें आयरन होता है, ये भी सही है। और खाने का नमक में सोडियम क्लोराइड होता है यहाँ पर। और कपड़े धोने का सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। इस प्रकार डी नंबर गलत है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम होता है, इसमें हीमोग्लोबिन, आयरन, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड और कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 में मिलाना है। कुछ यहाँ पे अम्ल दिए गए हैं जिससे संबंधित क्षेत्र किसमें पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता है। तो सिरका में उपस्थित अम्ल होता है कौन? एसिटिक।
और दूध का खट्टा होना जो होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल, और हड्डियों में उपस्थित यौगिक होता है ये होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और अमाशय रस में उपस्थित होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया आपका बी। सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक अम्ल, दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल, हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल जो होता है वो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है उसी प्रकार से सूची 1 सूची 2 में फिर से मिलान करना है। तो पहला है हड्डियों में उपस्थित यौगिक होता है कैल्शियम फॉस्फेट, सिरका में उपस्थित होता है एसिटिक अम्ल, और दूध का खट्टा होना होता है लैक्टिक एसिड, और फलों का पकना होता है एथिलीन। इस प्रकार आंसर इसका डी हो गया। हड्डियों में उपस्थित यौगिक कैल्शियम फॉस्फेट, सिरका में उपस्थित अम्ल एसिटिक एसिड, दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड, फलों का पकना एथिलीन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे भी कुछ सूची दिए गए हैं, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। पहला है त्वचा कैंसर। तो त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी प्रकाश से ध्वनि प्रदूषण को नापते हैं डेसिबल में। वैश्विक तापन जो होता है किससे होता है कार्बन डाइऑक्साइड से, और ओजोन छिद्र से होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस प्रकार आंसर होगा इसका बी। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोग पदार्थ में बदला जा सकता है वह क्या है बैक्टीरिया। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः सूक्ष्मजीवियों यथा जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 में मिलान करना है। पहला लैक्टोबैसिलस, ये होता है दही बनाने में प्रयोग किया जाता है। राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, और ईस्ट जो होता है वो अल्कोहल उत्पादन में, और एस्परजिलस जो होता है वो साइट्रिक एसिड बनाने में। इस प्रकार इसका आंसर हो गया आपका सी। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ईस्ट जो होता है अल्कोहल उत्पादन में, एस्परजिलस जो होता है साइट्रिक अम्ल बनाने में। अगला क्वेश्चन है उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्मजीवों में कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है। तो यह आता है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। उद्योगों में जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल तथा कवक तीनों ही का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जीवाणुओं का उपयोग दूध से दही पनीर के निर्माण, गन्ने के रस से सिरका का निर्माण तथा विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक औषधि के निर्माण में किया जाता है। सूक्ष्म शैवाल जैसे डायटोमेसियस मृदा का निर्माण करते हैं जिसका उपयोग कांच तथा पोर्सिलेन के निर्माण में तथा चीनी मिलों में जीवाणु छन्नों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। कवकों का उपयोग पनीर, डबल रोटी उद्योग एवं अल्कोहल निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आर्कीबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मेथेन के। आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मीथेनजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। अगला क्वेश्चन है एक जीव जो तारी के किण्वन में शामिल है वह क्या है सैक्रोमाइसीज। सैक्रोमाइसीज एक कोशिका वाले ईस्ट हैं जिनका प्रयोग तारी के किण्वन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है। तो ये लाया जाता है सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सैक्रोमाइसीज सेरेवेसी नामक खमीर प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक सूक्ष्मजीव जो शराब उद्योग में अल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है क्या है वो एक ईस्ट है। किण्वन की प्रक्रिया में शर्करा को अल्कोहल में परिवर्तित करती है। अल्कोहल युक्त पेय के उत्पादन में प्रायः खमीर अथवा सैक्रोमाइसीज जाति के ईस्ट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है
जैव आवर्धन से क्या तात्पर्य है? तो यह उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीरकनाशियों की मात्रा का बढ़ना ही क्या होता है? जैव आवर्धन होता है। किसी उत्तरोत्तर पोषण स्तर में जीवों में खरपतवारनाशी तथा कीटनाशी की सांद्रता का बढ़ जाना ही जैव आवर्धन होता है, बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शाकनाशी उपयोग पौधों के बिना क्षति पहुंचाए अपतीर्णों को नष्ट करते हैं, ये कथन है। कारण है इसका, अपतीर्णों फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो ये एक ए और मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं तथा दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। अपतीर्णों एवं फसली पौधों द्वारा शाकनाशी को भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित किए जाने के कारण ही अपतीर्ण नष्ट हो जाते हैं, जबकि उपयोगी पौधों को क्षति नहीं पहुंचती है। स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। ओरोबैंकी खरपतवार या ब्रोमरेप्स वीड एक परजीवी किस्म का पौधा है जो कि टोबैको के अलावा आलू टमाटर के खेत में भी पाया जाता है। इसकी विश्व के शीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय भागों में लगभग 150 प्रजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये हर्बेरियम कहलाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह जो होता है वो हर्बेरियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ दिवस दिए गए हैं। तो पहला है 5 जून, जिसे हम लोग पीछे नोट्स में भी देख चुके थे। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर हो गया ए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 5 सितंबर शिक्षक दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 में मिलान करने के लिए है। तो विश्व तपेदिक दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है जनवरी के अंतिम रविवार को और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। इस प्रकार इसका आंसर हो गया आपका ए। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी को और अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2004 में HIV या एड्स पर विश्व का अब तक का सबसे बड़ा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? ये बैंकॉक में। थाईलैंड के राजधानी बैंकॉक में विश्व का अब तक का HIV एड्स पर सबसे बड़ा अधिवेशन जुलाई 2004 में संपन्न हुआ। ध्यातव्य है कि एड्स एक अति घातक विषाणु जनित रोग है जो कि आज संपूर्ण विश्व में अपनी जड़ जमा चुका है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक HIV एड्स रोगी अफ्रीकी महाद्वीप में हैं। इस रोगी से आगाह करने के लिए प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। यहाँ पे कुछ दिवस दिए गए हैं और इसे सही क्रम के अनुसार एक कैलेंडर वर्ष में एक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। इसे एक क्रम में सजाना है। तो पहला इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि कुष्ठ निवारण दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है आपका जनवरी के अंतिम रविवार को। उसके बाद मनाया जाता है आपका विश्व तपेदिक दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 मार्च को। उसके बाद मनाया जाता है अल्जाइमर रोग जो मनाया जाता है आपको मनाया जाता है 21 सितंबर को और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है आपको 1 दिसंबर को।
विश्व अल्जाइमर रोग दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है और प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण विश्व दिवस दिए गए हैं, इसमें पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है। और पहला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, सही है। और विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, तो ये गलत हो गया आपका। और विश्व कुष्ठ निवारण दिवस जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपका जनवरी के अंतिम रविवार को, इसलिए ये भी गलत है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस प्रकार इसका आंसर होगा बी और सी। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2018 के इस दिवस की मुख्य विषय थीम थी प्रकृति के लिए पानी। वर्ष 2022 में इस दिवस का मुख्य विषय था भूजल उद्देश्य और दृश्यमान बनाना। और वर्ष 2021 में इस दिवस का मुख्य थीम था वैल्यूइंग वाटर। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर को। इसी दिन क्या मनाया जाता है? बाल दिवस भी। अगला क्वेश्चन है, कुछ दिवस दिए गए हैं और उससे संबंधित कूट दिए गए हैं। ये पूछा गया है कि आपका कौन से कूट इसमें सही है। तो विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो गया होगा, यहाँ पर 18 दिसंबर होगा। विश्व एड्स दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और विश्व पशु दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। और विश्व खाद्य दिवस जो मनाया जाता है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये मिसप्रिंट हो गया होगा 18 दिसंबर को, ये आप एक बार देख लीजिएगा, इसीलिए यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस मनाया जाता है कब? 18 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व पशु दिवस मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। इसलिए यहाँ पे दिया गया नोट में विश्व अल्पसंख्यक दिवस नाम का कोई दिवस नहीं होता है, जबकि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस होता है जो 18 नवंबर को नहीं 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पक्षी जो अपना घोंसला मतलब नहीं बनाता है वो है यहाँ पर कोयल। और जीव जो अपनी पूंछ त्याग देता है वो है छिपकली। और सबसे विशाल जीव है कौन? नीली व्हेल। और सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर कौन है? चिंपैंजी। इस प्रकार इसका आंसर हो गया आपका बी। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है। छिपकली छूने मात्र पर ही अपनी पूंछ को त्याग सकती है तथा इसमें कटी पूंछ पुनः उत्पत्ति हो जाती है क्योंकि पूंछ की कोशिकाओं में अनुप्रस्थ विभाजन होता है। सर्वाधिक बुद्धिमान जानवर चिंपैंजी माना जाता है तथा सबसे विशाल जीव जो है नीली व्हेल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए। पहला है मगरमच्छ, दूसरा हाथी। निम्न में से पूछा है कौन संकटापन जाति है? तो ये दोनों हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छों की प्रजाति को संकटापन जातियों की सूची में शामिल किया गया तथा हाथी भी संकटापन जातियों की सूची में है। अगला क्वेश्चन है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो ये चीता। प्रसंगत विकल्पों में चीता ही वो अकेला पशु है जो भारत को विलुप्त घोषित किया गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, छठा व्यापक विलोप। छठा विलोप यह शब्द किसी विवेचना के संदर्भ में समाचारों में प्रायः उल्लेखित होता है। तो ये होता है मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का अतिशोषण या दुरुपयोग, प्राकृतिक आवासों का स्वविभाजन या नाश, पारितंत्र का विनाश, प्रदूषण व वैश्विक जलवायु परिवर्तन। जैव विविधता पृथ्वी पर जीन से लेकर जैव भौगोलिक क्षेत्रों तक और परिस्थितियों व मुद्र विकास की प्रक्रियाओं तक सभी स्तरों पर जीवन का वैविध्य प्रस्तुत करती है। जैव विविधता पारितंत्रों के स्वास्थ्य का पैमाना है। जैव विविधता जितनी व्यापक होगी
वहाँ स्वास्थ्य की उतनी ही परिपूर्णता विद्यमान होगी। पृथ्वी पर जीवन के प्रारंभ से 5 प्रमुख वृहद विलोपन के फलस्वरूप जैव विविधता के स्तर में अचानक भारी गिरावट आ गई। इसे छठे होलोसीन विलोपन व्यापक विलोपन में जैव विविधता की गिरावट की दर जीवाश्म रिकॉर्ड में 5 पूर्ववर्ती व्यापक विलोपन की घटनाओं की दरों से अधिक है। विलोपन की यह घटनाएं प्राथमिक रूप से पर्यावरण एवं जलवायु संबंधी स्थितियों में हुए अचानक परिवर्तन के कारण हुई। तथापि जैव विविधता में होने वाली वर्तमान क्षति की दर विलोपन की प्राकृतिक पृष्ठभूमि से अधिक है। इसका मुख्य कारण है मानवीय क्रियाकलाप, जिनके कारण पर्यावरण विखंडन, अवक्रमण एवं क्षति, आनुवंशिक विविधता में संकुचन, विजातीय प्रजातियों का अतिक्रमण, संसाधनों का अतिदोहन, प्रदूषण आदि की घटनाएं होती है। जैव विविधता को होने वाली क्षति के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संपदा को क्षति पहुंचती है। वर्ष 2004 में 4 महाद्वीपों पर किए गए एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2050 तक लगभग 10% प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यह सभी जीवों में अंतर्निर्मित समयपालक निका बायोमास सभी जीवों में नहीं होता है, इसलिए डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। बायोमास शब्द का उपयोग जीवित जीवधारियों से व्युत्पन्न पदार्थों को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। पृथ्वी का संपूर्ण बायोमास धरातल की पतली परत, जिसे जैव मंडल कहते हैं, पर विद्यमान है। बायोमास नवीकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत भी है, इसलिए अन्य युग में जो है सुमेलित हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान की जाती है एंडोस्कोप द्वारा। मानव शरीर के भीतरी भाग में रोगों की पहचान एंडोस्कोप नामक यंत्र द्वारा किया जाता है। कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला उपकरण है। जायरोस्कोप एक ऐसा यंत्र है जिसे किसी वस्तु की कोणीय स्थिति मतलब झुकाव को मापा जाता है। क्रेस्कोग्राफ द्वारा पौधे की वृद्धि की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है एक इंडोस्कोप है, तो यह इनमें से किसी भी चीज़ का वर्णन नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। एंडोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है जिसे कैमरे का प्रकार कहना गलत होगा। इसमें एक लंबी पतली लचीली नली होती है जिसमें प्रकाश और एक वीडियो कैमरे की व्यवस्था होती है। इसका उपयोग चिकित्सक मानव शरीर के आंतरिक भागों का चित्र लेने के लिए करते हैं। इसे मानव के प्राकृतिक छिद्रों जैसे मुंह, नाक इत्यादि के रास्ते शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग में लाया जाता है? तो लाया जाता है एक्स किरण। परिकलित टोमोग्राफी या सीटी स्कैन के एक शक्तिशाली अविखंडीय मूल्यांकन तकनीक है जिसके द्वारा वस्तुओं के द्विमीय तथा त्रिविमीय चित्र लाए जाते हैं। इस तकनीक में एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। एक्स किरणों की सहायता से किसी वस्तु की आंतरिक संरचना जैसे उसकी विमीय, उसका आकार, उसके आंतरिक विकार तथा उसके घनत्व का चित्र आसानी से लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि बेरियम एक एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन है बेरियम एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक होता है, इसके चित्र में पेट को अन्य क्षेत्रों की तुलना में दिखने में सहायता मिलती है। अतः इसे एक उपयुक्त मात्रा में रोगियों को पेट के एक्स किरण प्रशिक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। जैसे यहाँ पे EEG, तो EEG जो है वो मस्तिष्क के अंदर की जानकारी करता है और ECG जो है वो हृदय की का अध्ययन करता है और EOG जो है वो रेटिना की मतलब आँख की और EMG जो है वो मांसपेशी की। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो गया बी नंबर।
ईईजी जो होता है ये होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी होता है। मस्तिष्क के अंदर न्यूरॉन्स को बौछार से सिर की त्वचा में उत्पन्न वैद्युतीय गतिविधियों का अभिलेखन प्रक्रिया है। ईसीजी जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी हृदय की वैद्युत गतिविधियों के अभिलेखन प्रक्रिया है। और ईओजी जो है इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफी रेटिना की विश्राम क्षमता के मापन की तकनीक है। और यहाँ पर ईएमजी जो है वो इलेक्ट्रोमायोग्राफी एक ऐसा परीक्षण है जिसमें मांसपेशियों तथा मांसपेशियों को नियंत्रण करने वाले नसों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी के द्वारा। वैद्युत मस्तिष्क लेख इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी द्वारा ब्रेन मस्तिष्क की विभिन्न प्रकार की बीमारी जैसे मिर्गी, मस्तिष्क कैंसर, मस्तिष्क की टीबी इत्यादि को जाना जा सकता है। हंसबर्गर नामक के वैज्ञानिकों ने मनुष्य की खोपड़ी पर 2 इलेक्ट्रोडों को रखकर मस्तिष्क में पैदा होने वाले तरंगों को रिकॉर्ड किया, जिन्हें ग्राफ के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसी को हम लोग ईईजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईईजी से जिस अंग को कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने होती है तो ईईजी किया जाता है? तो यह मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऑडियोग्राम जो होता है वो कान, ईसीजी जो होता है वो क्या होता है? हृदय, और ईईजी जो होता है वो क्या होता है? मस्तिष्क, और मैमोग्राम जो होता है वो होता है वक्ष। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा आपका डी। ऑडियोग्राम जो होता है वो कान, ईसीजी जो हृदय, ईईजी जो है मस्तिष्क, मैमोग्राम जो होता है वो होता है वक्ष।